तो नमस्कार और प्रणिपात। आज हम कक्षा 9 की जो हिस्ट्री की बुक है भारत और समकालीन विश्व उसका वीडियो लेकर आए हैं। जब 8वीं कक्षा की मैराथन क्लास बनाई थी मैंने तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था आपका। तो उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि 9वीं क्लास की जो NCERT हिस्ट्री की उसमें काफ़ी टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो इसका डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ। एक बात और मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। ये वे नोट्स थे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए भी थे, जिनके बेस पर मैंने सफलता प्राप्त की थी। तो मैंने आपको बोला था कि इनको प्रिंटेड फॉर्म में मैं ले आऊँगा। तो वे जो नोट्स बनाए गए थे उनसे प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवा के ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि 9th क्लास की जो हिस्ट्री की NCERT है तो उसमें जो सिलेबस है वो थोड़ा डिटेल में और हैवी सिलेबस है थोड़ा, तो उसको कुछ पार्ट में करने की कोशिश करूँगा मैं। तो जो डिवीज़न है, पहले आज फ्रांसीसी क्रांति करेंगे। यदि आप TGT SST या PGT हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या 9वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री या हिस्ट्री का महत्वपूर्ण रोल है, NCERT का महत्वपूर्ण रोल है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला ही जो चैप्टर है वो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है और अक्सर यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या कहता है। पूरी जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका मैं एक बार थोड़ा कहानी की फॉर्म में या समरी की फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि यहाँ तकरीबन 200 वर्ष तक बुर्बो वंश का शासन चल रहा था और जो राजा थे वो निरंकुश और तानाशाह प्रकार के थे। तो जब ये क्रांति हुई उस समय लुई 16 राजा था यहाँ का। उससे पहले 15 और 14 भी रहे थे। दोनों ही नाबालिग थे जब गद्दी पर बैठे। तो उनके जो पालन पोषण करने वाले थे या उनके जो संरक्षक थे उनके अधीन कार्य किया, फिर सत्ता हासिल कर ली। लुई जो 14 था उसने जब अपनी सत्ता हाथ में ले ली थी तो काफ़ी निरंकुश हो गया था और अपने साम्राज्य को विशालता भी प्रदान की थी। लेकिन 15 जब राजा बना तो हालत और भी खस्ता हो गई थी, क्योंकि ये शिकार और जुआ खेलने में व्यस्त रहने वाला राजा था। प्रशासन में इसकी कोई रुचि नहीं थी। 14 के बारे में एक बात और बता देता हूँ मैं, क्यों वो जो हम वर्ड अक्सर सुनते हैं कि मैं ही शासन हूँ, वो लुई 14 के समय ही प्रचलित किया गया शब्द था। उसके बाद लुई 16 राजा बनता है 1774 के आसपास। और जब राजा बना तो 20 वर्ष इसकी आयु थी। एक और फैक्ट इसके बारे में ये है कि एक महारानी थी इसकी, जिसका रानी का नाम था एंतोयनेत। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की जो महारानी थी मारिया थेरेसा, ये उसकी पुत्री थी। क्योंकि जब धीरे धीरे क्रांति बलवती होती गई तो इसके प्रति घृणा और ज़्यादा हो गई। और इसका कारण ये भी था कि ये ऑस्ट्रिया से संबंधित थी। तो उसके बाद लोगों ने फिर दोनों को उखाड़ फेंका और फांसी दे दी गई दोनों को। कारण और भी कई बहुत ज़्यादा हैं। एक तानाशाही ऐसा कारण नहीं था कि देश में निरंकुशता चल रही है। जैसे टैक्स का बोझ है, किसान मजदूर वर्ग परेशान था, अमीर और कुलीन वर्ग जो था या जो चर्च वाला जो वर्ग था वो काफ़ी मजबूत स्थिति में था और उसको कोई टैक्स भी पे नहीं करना पड़ता था और ज़्यादातर ज़मीन जायदाद पर उनका अधिकार था। और कुछ कारण थे, जैसे मिडिल क्लास जो इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने, वो भी काफ़ी उभर कर सामने आया था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसकी महत्वाकांक्षा भी क्रांति का एक कारण हो सकती है। उच्च वर्ग की जो अलोकप्रियता है, एक कारण ये भी हम कह सकते हैं। कृषक और मजदूरों की दयनीय स्थिति थी। और एक कारण सबसे बड़ा जो माना जाता है वो था महल की फिजूल खर्ची। जो शाही महल था उसमें उस समय बताया जाता है तकरीबन 17-18 करोड़ का खर्चा होता था और वहाँ 2000 के आसपास कुलीन लोग और टोटल दरबार में लगभग 18,000 लोग रहते थे
दिन भर उनको कोई काम नहीं था, ना वे टैक्स देते थे, और निचले वर्ग को ही टैक्स का भार भी उठाना पड़ता था। तो धीरे धीरे लोग खिलाफ हो गए। फिर एक ऐसा समय भी आया कि अकाल पड़ गया, और उसके बाद क्रांति फैलती चली गई। तो 1789 वाली डेट भी याद रखेंगे आप। अब ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में जो जो बातें दी गई हैं उनमें क्या क्या लिखा है। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सुबह सड़कों पर आतंक का माहौल था, क्योंकि सम्राट जो था वो किसी भी तरह इस क्रांति को दबा देना चाहता था। बोर्बो वंश का लुई 16 राजा था उस समय, और उसने सेना को यह आदेश दे दिया था कि अब शहर में अटैक कर दिया जाए। तो 14 जुलाई 1789 की डेट आप याद रखेंगे। उस समय क्या हुआ, लगभग 7,000 के पास आसपास मेल और फीमेल टाउन हॉल के पास हथियारों की खोज में इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि उनको भी लड़ने के लिए हथियार वगैरह चाहिए थे। तो वे टाउन हॉल के पास वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। आगे चलते हैं। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। 14 जुलाई 1789 पेरिस की सड़कों पर आतंक का माहौल था, और सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। 7,000 के आसपास लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, और उनका मेन मकसद ये था कि कैसे तैसे करके हथियारों की प्राप्ति कर ली जाए। पेरिस का जो पूर्वी इलाका है, ईस्टर्न भाग है, वहाँ एक बास्तिल का किला था। उस किले की जो जेल है वो तोड़ दी गई क्रांतिकारियों द्वारा, कैदी वहाँ से छुटा लिए। और उसके बाद ये इसको तोड़ने का एक कारण और भी था कि ये तानाशाही या निरंकुशता या राजशाही का प्रतीक था, इसलिए भी लोग इसको ध्वस्त करना चाहते थे। तो बास्तिल का किला याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं। ये वो बातें आ गई हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था कि 1774 में बोर्बोर राजवंश का राजा था लुई 16, ये राजगद्दी पर बैठा, और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से निश्चित हुआ था। राजा के कामकाज में या शाही दरबार में महारानी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए भी काफ़ी लोग खिलाफ हो गए थे। फ्रांस ने एक काम और भी कारण है क्रांति का, कि अमेरिका के जो 13 टोटल उपनिवेश थे और उन पर ब्रिटेन का अधिकार था, फ्रांस इसको भी सहायता दे रहा था। ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए अमेरिका को, यूएस को सहायता दी जा रही थी फ्रांस द्वारा। और इससे क्या हुआ कि उन पर, फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। ये लिब्रे है, कई जगह लिब्रे भी लिखा जाता है, ये फ्रांस की मुद्रा थी। इनको सहायता देने के कारण 10 अरब का कर्ज हो गया था, और 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से ही था, यानी टोटल 12 अरब लिब्रे का कर्ज या लोन हो चुका था। और जिन लोगों ने कर्ज दिया था उन्होंने अब इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया था, और जो ब्याज की रेट थी वो 10% मांग रहे थे वे लोग। तो शाही खजाना वैसे ही खाली हो चुका था, ऊपर से ये जो पेमेंट थी इसका भी दबाव था। फ्रांस का अगर सामाजिक ताना बाना देखें हम, तो टोटल 3 स्टेट में विभाजित किया गया था, या 3 वर्ग बोल सकते हैं आप। सबसे ऊपरी स्टेट में पादरी वर्ग आता था, चर्च वगैरह में धार्मिक कार्य करने की इनको जिम्मेदारी दी गई थी। धीरे धीरे इनका नैतिक पतन हो गया, और लोग फिर चर्च के भी खिलाफ हो गए। जो कुलीन वर्ग है वो द्वितीय स्टेट में आता था, जिसके पास ज़्यादातर संपत्ति का हिस्सा, प्रॉपर्टी का हिस्सा और पावर का हिस्सा था। यानी आप ये लगा सकते हैं जो मंत्री और दरबारी लोग थे वे कुलीन वर्ग में द्वितीय स्टेट में शामिल थे। एक तीसरा स्टेट था, इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसकी खास बात यह है कि इसमें अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शामिल थे। इसी वर्ग के लोग टैक्स देते थे। अमीर जो तबका था उसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन यानी कि, और वकील, अदालत के कर्मचारी शामिल थे। इसका दूसरा पार्ट, उसमें किसान और कारीगर। और तीसरे दर्जे पर जो लोग सबसे ज़्यादा पिस रहे थे वे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर लोग थे। तो 3 बातें याद रखनी आपने। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, धार्मिक वर्ग आता था जो चर्च को संभालता था। दूसरे में कुलीन वर्ग। और तीसरा स्टेट अमीर और गरीब दोनों शामिल थे। बड़े व्यापारी, वकील आदि भी इसी में थे, और किसान कारीगर भी इसी में थे। और छोटे दर्जे के किसान या भूमिहीन मजदूर वगैरह, नौकर वगैरह भी। सबसे ज़्यादा जो वर्ग दबाया जा रहा था वो यही वर्ग था। आगे चलते हैं। ये देखिए,
तीसरी स्टेट जो अभी आपने पढ़ी थी उसमें जनसाधारण कर देते थे, यानी कि जो अमीर लोग नहीं होते थे, मजदूर या दैनिक जो वेतन पाने वाले या कम वेतन पाने वाले या जनसाधारण जो लोग थे वही लोग टैक्स चुकाते थे। इसमें अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग थे, अभी मैंने आपको बता दिया था। पूरी आबादी में 90% किसान थे वैसे तो, लेकिन ज़मीन का जो मालिकाना अधिकार है, ओनरशिप है, वो 60% पर चरच कुलीन यानी कि फर्स्ट प्रथम स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरे स्टेट के भी सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार था। तीसरे स्टेट के अमीर लोगों में अभी मैंने आपको दिखाया था कि उसमें बिजनेसमैन वगैरह, व्यवसायी वगैरह ये लोग शामिल थे, अदालत के कर्मचारी वगैरह ये लोग शामिल थे। और ये लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, ज़्यादातर संपत्ति का उपभोग करते थे। 90% बेशक किसानों की संख्या थी, लेकिन ज़मीन पर मालिकाना 60% ज़मीन पर मालिकाना अधिकार चरच का, कुलीन का और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का था। प्राचीन जो राजतंत्र शब्द का प्रयोग है वो 1789 क्रांति का वर्ष है ये। इससे पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए प्रयोग किया जाता था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर किसानों को टाइद नामक एक, नमक नहीं है नामक है, एक धार्मिक कर चुकाना पड़ता था। याद रखेंगे आप इस बात को, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसकी वसूली करता था चरच, सबसे ऊपर वाला जो स्टेट था। तो जितनी भी उपज होती उसका 10th 10वां हिस्सा, 10वें हिस्से के बराबर उनको चरच को चुकाना पड़ता था, जितनी उनकी फसल टोटल होती थी। तीसरी स्टेट के लोग और एक प्रकार का टैक्स देते थे जो सीधे राज्य को ही पे किया जाता था। इस कर का नाम था टाइल, और ये टाइल नामक है, ये टाइल नामक कर, और डायरेक्ट टैक्स था, ये सीधा चुकाना पड़ता था। और इनडायरेक्ट टैक्सों में भी उन पर बोझ लादा गया था। उसमें नमक का, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जाता था। दो तीन बातें हैं। टाइद एक धार्मिक कर है, चर्च वसूलता था। टाइल तीसरे स्टेट के लोग, ये भी तीसरे स्टेट के लोग हैं, ये भी तीसरे स्टेट के लोग हैं जो कर चुकाते थे। तो टाइद चर्च को पे किया जाता था, धार्मिक कर था। टाइल सीधा राज्य को पेमेंट किया जाता था, डायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं इसको। और एक अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे जो डेली उपभोग की वस्तुओं पर लगाए जाते थे। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, अभी बताया था मैंने आपको। 1794 में इस मुद्रा को समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 क्रांति के वर्ष तक आते आते 2.8 करोड़ होगी। ये भी एक मुख्य कारण था जिसने क्रांति को प्रभावित किया। इसके कारण क्या हुआ, जो ये जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई, इसके कारण जो मुख्य खाद्य पदार्थ है पाव रोटी, उसकी कीमतों में इजाफा हो गया। और फ्रांस में जो रोटी की दुकानें हैं या पाव रोटी की दुकानें हैं, उनमें जो दंगे थे वो एक आम बात हो गई थी। 18वीं सदी में या शताब्दी में एक नया सामाजिक समूह उसका उदय हो गया था, और वो था मिडिल क्लास यानी कि मध्य वर्ग। इसने बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अभी आप पढ़ेंगे। ये जो मध्य वर्ग था, इसने क्या किया था, समुद्र का व्यापार कर रहे थे ये लोग, ऊनी और रेशमी वस्त्र का प्रोडक्शन कर रहे थे, इसका उत्पादन कर रहे थे। इसके बेस पर इन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी या संपत्ति अर्जित कर ली थी। इस मध्य वर्ग की बात कर रहा है ये। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये लेख है जॉन लॉक का, याद रखेंगे इसको भी। इसमें इसने क्या बताया कि राजा का कोई दैवीय या निरंकुश अधिकार नहीं होता है। और जो फ्रांस के राजा अपने आप को ये दिखाते थे कि उनको देवताओं से या भगवान से ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है और वो निरंकुश शासक है, तो इस सिद्धांत का अपने इस लेख में जॉन लॉक ने खंडन कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है या भड़काया जा रहा है। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। और इसने इसमें सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था। जो भी दार्शनिक लोग थे उन्होंने अपने जो विचार व्यक्त किए थे वे लोकतंत्र पर आधारित थे, और कई बातें आज के आधुनिक लोकतंत्र में भी इनकी शामिल की गई हैं। तो किताब का नाम याद रखेंगे और ये कौन सी सरकार का प्रस्ताव दिया था, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एक और दार्शनिक है मोंटेस्क्यू, पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस रचना में इसने क्या बताया कि विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका, तीनों के बीच सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। यानी कि ये निरंकुश नहीं होने चाहिए, एक दूसरे पर अंकुश लगाएं और सत्ता का विभाजन कर ले। आज के आधुनिक लोकतंत्र में भी आप ये बातें देख सकते हैं कि कोई भी इनमें से निरंकुश ना होने पाए, इसीलिए हर एक का एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित किया गया। क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने से पहले जॉर्ज दांते, जिसको बोलते हो आप, या दांतेन, इसने प्लेसिस आवासीय कॉलेज में वहाँ से पढ़ाई की थी और उसने कहा कि मेरी जेब में एक फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। मेरी जेब में, ये सै को हटा दीजिए, एक सू मतलब एक फ्रांसीसी पैसे को बोला जाता था, सू। उसने कहा कि व्यवस्था ने हम लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन हमारी जो प्रतिभा है या क्रिएटिविटी है उसके इस्तेमाल का इस व्यवस्था ने हमें कोई अवसर उपलब्ध नहीं कराया है। व्यवस्था ने पढ़ाकर हमें डिग्रियाँ वगैरह तो दे दी हैं, लेकिन हमारी प्रतिभा का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ऑर्थर यंग था एक अंग्रेज, उसने 1787 से लेके 1789 के बीच फ्रांस की यात्रा की थी और अपने कुछ वृत्तांत उसने लिखे थे। उसमें उसने लिखा कि जो लोग गुलामों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनको अपनी बेटी के अपहरण, जो दंगों के दौरान आम बात होगी थी, या गला रेत दिए जाने पर या हत्या किए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये कहना चाह रहा था कि आप गुलामों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं या मजदूर वर्ग के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो जब ये रिवर्स कंडीशन हो जाएगी तो आपको अपनी कुलीन वर्ग को अपनी बेटी के अपहरण या उसका गला रेत जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए या उनको शोक प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधि सभा यानी कि स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक सम्राट ने 1614 में बुलाई थी। यह एक राजनीतिक संस्था थी और इसमें तीनों स्टेट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि भेजते थे। अब इस बार 5 मई 1789 को, ये देखिए कितने समय बाद, 1614 के बाद 5 मई 1789 में सम्राट ने इसकी बैठक बुलाई है। और कारण क्या था? नए कर का जो प्रपोजल रखा गया था उसके अनुमोदन के लिए बुलाया गया था। पहली और दूसरी स्टेट के यहाँ 300 आदमी आए थे और तीसरी स्टेट के 600 लोग भी शामिल हुए थे। लोगों ने भी अपने 4000 पत्र भेजे थे और वे तीसरे स्टेट के माध्यम से अपनी शिकायत और मांग के रूप में भेजे गए थे। रूसो ने इस बात का भी समर्थन किया था कि एक व्यक्ति और एक वोट, ये सिस्टम होना चाहिए, एक सदस्य और एक मत। 20 जून को क्या हुआ कि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वर्साई के टेनिस कोर्ट में उसी को असेंबली घोषित कर दिया और वहाँ शपथ ले ली। इसके काफ़ी चित्र भी एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए हैं। वर्साई के टेनिस कोर्ट है वहाँ पे, वहाँ असेंबली बना ली और वहीं शपथ ले ली। नेतृत्व मिराबियो नाम के आदमी ने किया। ये कुलीन परिवार में जन्मा था, जो कि सेकंड स्टेट में आपने पढ़ा था, और एक पादरी इसका नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था आबेसी। 2 आदमियों का नाम याद रखेंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ से रिलेटेड आपसे पूछ ले तो मिराबियो और पादरी आवेसीय। इसी ने फिर आवेसीय ने तीसरा स्टेट क्या है इसके बारे में डिटेल से एक शीर्षक, इसी हेडिंग से एक पंफलेट लिखा था, पत्रिका लिखी थी कि तीसरे स्टेट का क्या मतलब है। टेनिस कोर्ट की शपथ का एक पेंटिंग भी बनाई थी लुई डेविड ने, ये भी याद रखेंगे आप। तो जो 14 जुलाई 1789 को जो भीड़ इकट्ठी हुई थी बास्तिल पर धावा बोलने के लिए, उसने उसे तहस नहस कर दिया, किला वगैरह तोड़ दिया और उसको नेस्तनाबूद यानी कि तहस नहस या बर्बाद कर दिया। कई जिलों में भी किसानों ने कुदाल और बेलचों से ग्रामीण जो किले थे उसमें किसानों ने आक्रमण कर दिया और वहाँ अपना कब्जा कर लिया। अंततः राजा, जो कि अभी भी सत्ता बचाने के प्रयास कर रहा था, उसने कोई रास्ता ना देख अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। वो चाहता था किसी भी तरह मैं गद्दी पर बना रहूं, चाहे जो तरीका मेरे को अपनाना पड़े। 4 अगस्त 1789 की रात में असेंबली ने क्या किया कि टैक्स और जो राइट्स वगैरह हैं या जो बंधन उन पर लगाए गए थे, सामंती व्यवस्था के बंधन जो थे उनका उन्मूलन यानी उनको हटा देने का आदेश पारित कर दिया। 20 अरब लिबरे की जो टोटल प्रॉपर्टी थी सरकार की, जो राजा की संपत्ति पर कब्जा किए बैठा था, वो अब सरकार ने अपने हाथ में ले ली थी, ये जो असेंबली बनाई गई थी। और धार्मिक कर जो लगाए जाते थे, जैसे कि आपने अभी ऊपर टाइद नामक कर पढ़ा था, उसको ख़त्म कर दिया। और चर्च के अंडर जितनी भी भूमि आती थी, आपने पढ़ा था कि मालिकाना हक ज़्यादातर उच्च वर्ग के पास था, वो भी सरकार ने अब जब्त कर ली थी। नेशनल असेंबली ने
1791 में फ्रांस का जो संविधान का प्रारूप है वो भी पूरा कर लिया था। तो ये ईयर याद रखेंगे आप। अब यहाँ दो दर्जे के नागरिक बताए गए हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। देखिए क्या क्या फ़र्क है इसमें। सक्रिय नागरिक जो हैं उनकी संख्या टोटल 40 लाख थी। जनसंख्या मैं आपको बता चुका हूँ 1789 में 2.8 करोड़ थी। 40 लाख 2.8 में से 40 लाख लोग ऐसे थे जो सक्रिय नागरिक बोले जाते थे। और सक्रिय नागरिक बोले जाने का कारण ये था कि ये एक्टिव लोग हैं, या क्यों इनको सक्रिय नागरिक कहा गया, इसका कारण ये था ये वे लोग थे जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। वही लोग सक्रिय नागरिक कहलाता था जो सरकार को टैक्स देता था। और ये जो टैक्स का जो अमाउंट था वो इस बेस पर मापा जाता था कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर वो अपना टैक्स चुकाता हो। अब ये 40 लाख लोग 50,000 निर्वाचक या निर्वाचक मंडल को चुनते थे, अपने प्रतिनिधियों को चुनते थे। उसके बाद ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली के जो हायर लेवल पे लोग थे उन 745 लोगों को चुना जाता था। देखिए 2-3 तरह की बातें हैं। टोटल जनसंख्या 2.8 करोड़ है, उसमें से सक्रिय नागरिक हैं 40 लाख। उसमें से भी ये लोग चुन रहे हैं 5,000 निर्वाचकों को, और उसमें से चुने जाते थे नेशनल असेंबली के लिए 745 लोग। दोनों तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अब इन जो ये 40 लाख लोग थे ये एक काम और करते थे, इन्हीं का जो वोट डाला जाता था उसी से वहाँ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट चुने जाते थे। तो सक्रिय नागरिकों की काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी। अब दूसरा वर्ग था जिसको निष्क्रिय नागरिक बोला जाता था। इनको कोई वोटिंग राइट भी नहीं दिया गया था, मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो टोटल 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 साल से जो कम उम्र के व्यक्ति हैं उनको वोटिंग राइट प्राप्त नहीं था, और इनको निष्क्रिय नागरिक बताया गया। जब संविधान बना लिया गया, जो प्रारूप तैयार कर रहे थे 1791 में, उसमें क्या लिखा गया, एक घोषणा पत्र जारी किया गया, पुरुष और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। इसमें क्या था, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, और तीसरा है कानून की बराबरी। ये अधिकार नैसर्गिक और अहरणीय, जिसको हरा ना जा सके या वापस ना लिया जा सके, इसके रूप में ये अधिकार स्थापित कर दिए। अर्थात प्रत्येक आदमी को जन्म से ही ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। ये आज के लोकतंत्र के में भी देख सकते हैं। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई है, कानूनी बराबरी का भी अधिकार है। तो उस समय के दौरान सोचिए, ये बातें फ्रांस के लोगों ने लागू कर दी थी जब अपना संविधान बनाया। उसके बाद दुनिया भर के लोकतंत्रों में इनको स्थान दिया गया था। फ्रांस की क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला था। और जो समानता है या भाईचारे की भावना है या कानून के समक्ष समता है, ये सब बातें वहीं से निकली हुई हैं। एक क्रांतिकारी पत्रकार था जीन पॉल मैरेट, उसको हिंदी में जॉन पॉल मरावी कहते हैं। इसने एक अखबार में क्या टिप्पणी की थी, अखबार का नाम था लामी द पप्पल। और यदि इसका शाब्दिक अर्थ मैं निकालूं, यानी इसका सरल भाषा में मीनिंग था जनता का मित्र। इस अखबार का शाब्दिक अर्थ है लामी द पप्पल। इसमें इस संविधान पर इसने टिप्पणी की थी, अपना एक लेख लिखा। उसमें क्या लिखा इसने कि जनता के प्रतिनिधित्व का भाग जो भार है वो अब अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीब और शोषित वर्ग जो था उसकी दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती है। और इस बात का प्रमाण इस बात का एक काटक प्रमाण है कि धनाढ्य वर्ग कानून को किस प्रकार भी प्रभावित कर सकता है। जब तक लोग मानेंगे ये कानून चलेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे हुए जो कानून थे उनको उतार फेंका है, एक दिन वही असर अमीरों का भी हो जाएगा। तो इसने और भी फ्यूचर की बात कर दी और आगे जाके ये बात सत्य सिद्ध भी हुई थी। तो क्रांतिकारी पत्रकार का नाम याद रखेंगे और इसकी बातों को भी याद रखेंगे, क्योंकि कई बार इन जो हेडिंग दे रखी हैं ये इनसे क्वेश्चन बना देता है कि बताइए ये कथन किस पत्रकार का है या किस व्यक्ति का है। पुरुष और नागरिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसी के बेस पर 1790 में ले बार्ब्यू नाम का एक आदमी है, उसने कुछ चित्र बनाए थे। उसमें फ्रांस की आकृति या कानूनों का निरूपण करके चित्रों में दिखाया गया था, और कुछ प्रतीकों के माध्यम से उसने इसको रिप्रेजेंट करना चाहा। देख लेते हैं वो क्या थे।
उसने कुछ राजनीतिक प्रतीकों जो टोटल 9 थे ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग में प्रयोग किए थे। एक एक का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि वो किस पर्पज के लिए ये प्रतीक ले बार्बियो ने बनाए थे। उसने एक चित्र बनाया था जिसमें एक सांप है, वो अपनी पूंछ को मुंह में लिए है। एक सांप था, मुंह में ले रखी है उसने अपनी पूंछ, तो ये कुछ अंगूठी जैसी आकृति बन गई। जैसे अंगूठी का कोई भी और छोर नहीं होता है, ये कुछ ऐसी आकृति बन गई कि ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सनातनता का प्रतीक है जो वर्षों से चल रहा हो, इस बात का प्रतीक था। लाल फ्राइजियन जो टोपी थी वो दासों द्वारा अपने स्वतंत्र होने पर पहनी जाती थी। दो बातें आई हैं, एक पूछ मुंह में लिए सांप जो सनातनता का प्रतीक है, और दूसरी लाल फ्राइजियन टोपी जो दासों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में या अपने इस बात का प्रतीक था कि वे स्वतंत्र हो गए हैं, तो वे लाल फ्राइजियन टोपी पहनते थे। नीला, सफ़ेद और लाल रंग जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग है। इसका एक ट्रिक बना सकते हैं आप, सबका पहला पहला अक्षर ले सकते हैं, जैसे से ले लिया, यहाँ से नी ले लिया और ले लिया, तो एक ट्रिक सी बन गई। फ्रांस के राष्ट्रीय झंडे के रंग है, याद रखेंगे, नीला, सफ़ेद और लाल। एक डैनों वाली या पंखों वाली स्त्री दिखाई गई थी, वो कानूनों का मानवीय रूप में अलंकरण किया गया है। ये इस बात को डिनोट करती है, ये स्त्री कानूनों का मानवीय रूप। टूटी हुई जंजीर दिखाई चित्र में उसने कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था, और जब हथकड़ी तोड़ दी जाती थी तो वो उनकी आज़ादी का प्रतीक है। टोटल 9 बातें बताई उसने, 5 हम पढ़ चुके हैं। छठा, एक लकड़ी का बना हुआ गट्ठर दिखाया उसने छड़ों का, कि एक अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे आपने यूनियन इज स्ट्रेंथ वाली जो स्टोरी सुनी थी कि एकता में बल होता है, इस बात से ये डिनोट करना चाहता था कि जनता जब इकट्ठी होकर विरोध करने पर उतर आती है तो फिर वो एकता उनकी मजबूत हो जाती है। एक और चित्र दिखाया उसने कि त्रिभुज में एक आँख दिखाई गई है और उस आँख के अंदर से रोशनी बिखर रही है, तो वो किस बात को डिनोट करती है कि सर्वदर्शी जो आँख है वो ज्ञान का प्रतीक है, और सूर्य की किरणें या उससे जो प्रकाश निकल रहा है कि वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड जो है वो शाही सत्ता का प्रतीक है। ये कुछ मेमोरी टाइप से, जैसे अभी भारत की संसद में भी जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था साउथ से लिया गया था वो, तो ऐसा ही राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक है। लास्ट पॉइंट था उसमें, नौवां जो चित्र बनाया उसने विधि पट का, यानी कि एक कानून का बोर्ड सा बनाया उसने, उसमें कि कानून की नज़र में सब समान है और सब बराबर हैं। विधि पट का मतलब होता है कानून की जो बातें उस पर लिखी गई थी। अब लुई सोल्वा क्या कर रहा है, उसने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। जनता का बहुत ज़्यादा दबाव था क्रांतिकारियों का उस पर, उसने साइन कर दिया उस पर कि मैं ये चीज़ें मान लेता हूँ। किंतु पड़ोसी राजा पर्सा का जो राजा था उसके साथ भी उसकी गुप्त वार्ता भी चली रही थी। वो अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं था, क्योंकि तकरीबन 200 वर्ष का शासन था। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या किया, पर्सा और ऑस्ट्रिया दोनों देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। जबकि राजा इनके साथ गुप्त वार्ता चला रहा था, डील कर रहा था कोई, लेकिन नेशनल असेंबली ने इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव भी पारित कर दिया। उनके होठों पर एक कवि है, रोजेट दी लोयल, इसने क्या रचा, एक गीत रचा था मार्सिले का। और ये कब रचा, जब पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवी जो थे उन्होंने पेरिस की ओर कूच करते हुए, जब क्रांति का समय आया था तो मार्सिलेस के जो स्वयंसेवी थे उन्होंने पेरिस की तरफ जाते हुए ये गाना गाया था, और इसी के बेस पर, मार्सिलेस के बेस पर इसका नाम मार्सिले पड़ गया, और जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान भी है। दोनों तीनों बातें याद रखेंगे, कवि का नाम और गीत का नाम। इसके बाद क्या हुआ, एक नया क्लब जैकोबिन क्लब आ गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इसमें जो लोग शामिल थे वे छोटे दुकानदार, कारीगर, जूता पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर या जो मजदूर वर्ग है वो इसमें शामिल था। और इसका नाम जो था जैकोबिन, वो इसके ऊपर रखा गया था कि भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर, याद रखेंगे, जो अब राजनीतिक समूह का नया अड्डा, पावरफुल हो गया था अब ये, और राजनीति का केंद्र बन गया था। इसका एक नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। जैकोबिनों ने क्या किया,
ये क्लब क्योंकि बहुत शक्तिशाली हो चुका था और अब सत्ता हस्तांतरण की तरफ बढ़ रहा था, जैकोबिनों ने क्या किया, गोदी कामगार जो वर्कर लोग होते हैं उनकी तरह एक अपना अलग पहचान बना ली। वो धारीदार पतलून पहनते थे जैकोबिन, जबकि फैशन परस्त वर्ग जो था वो घुटने तक पहने जाने वाला एक वस्त्र था जिसको घुटन्ना या ब्रीचेस बोलते हैं। उनसे अलग दिखने के लिए, क्योंकि ये घुटने तक पहना जाने वाला वस्त्र था और फैशन परस्त या कुलीन वर्ग पहनता था इसको, तो इन्होंने इनसे अलग दिखने के लिए धारीदार लंबी पतलून पहनने का डिसीजन ले लिया ताकि वो उनसे अलग दिख सके। ये जो ब्रीचेज पहनते थे, घुटन्ना पहनते थे, ये कुलीन सत्ता की समाप्ति का ऐलान करने का उनका एक खास तरीका था। इन्होंने जो ये पहनावा इनसे अलग कर लिया, ये दिखाना चाहते थे कि अब कुलीन वर्ग का राजकाज नहीं रहा है, उनकी ही सत्ता चलेगी। अब महिलाओं के लिए भी अब चित्रकारों के साथ ट्रेनिंग लेना आसान हो गया था और हर 2 साल में जो एक प्रदर्शनी लगती है सैलोन नाम की, तो वे अब वहाँ अपने चित्र भी प्रदर्शित कर सकती थी और महिलाएं फ्रांस में काफ़ी चित्र बनाती हुई थी। जैकोबिनों को अब सो कुलात नाम से जाना गया, इस नाम से वो पॉपुलर हो गए। इसका शाब्दिक अर्थ है बिना घुटने वाला, मतलब धारीदार पतलून पहनते थे वे लोग, तो इन्होंने अपना जो नामकरण कर लिया, अब इनको सो कुलात नाम से जाना गया। यह स्वतंत्रता का प्रतीक लाल रंग की टोपी, ऊपर जो मैंने आपको टोपी बताई थी फ्राइजियन, उस प्रकार की टोपी पहनते थे, लेकिन महिलाओं को टोपी पहनने की कोई इजाज़त नहीं थी। उनसे अपना रंग ढंग पहनावा सब अलग कर लिया था इन्होंने ताकि उनसे अलग दिख सके, कुलीन वर्ग और चर्च का जो स्टेट था उससे अपने आप को अलग दिखा सके। 1792 में गर्मियों में जैकोबिनों ने 10 अगस्त को टुलेरिये महल पर धावा बोल दिया और राजा अंततः उन्होंने बंदी बना लिया। अब नए इलेक्शन कराए गए और 21 साल से ऊपर सभी पुरुषों को, यानी मेल को, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, पहले प्रॉपर्टी वालों को ही मतदान का अधिकार था, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब नए चुनाव करवाए गए राजा को बंदी बना के, तो 21 साल से ऊपर का जो भी पुरुष है, चाहे उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, उनको वोटिंग का राइट दे दिया। और नवनिर्वाचित जो असेंबली बनी उसको कन्वेंशन का नाम दिया। 2-3 बातें आई इसमें, याद रखेंगे आप। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का यानी कि राजशाही का अंत कर दिया, ये डेट याद रखेंगे। और फ्रांस अब गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16वें को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 में पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और जो रानी थी एंतोयनेत, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि लोग मानते थे कि राजकाज जो है वो ये रानी ही चला रही है, और ऑस्ट्रिया की होने के कारण लोग इसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे थे, तो इनको फिर फांसी पर लटका दिया गया। ये जो रक्तपात हो रहा था उसके बाद आतंक का युग माना जाता है ये फ्रांसीसी इतिहास में। रोबेस्पियर, जो मैंने ऊपर बताया था कि जो जैकोबिनों का क्लब ने सत्ता संभाली थी, तो उसका जो नेता था रोबेस्पियर, उसने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई। वो एक सख्त किस्म का आदमी था। न्यायालय से जो लोग दोषी पाया जाता था उसके लिए क्या व्यवस्था करवाई उसने, एक मशीन बनवाई, गिलोटिन। उसमें क्या था, जैसे फिल्म वगैरह में, पिक्चर वगैरह में आप देखते हैं कि जैसे नरबली दी जाती है कई जगह, तो उस प्रकार की एक मशीन बनवाई, आरा मशीन, और 2 खंभों के बीच में आदमी का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाता था। और साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना कंपलसरी कर दिया गया, एक और प्रतीक बना दिया उन्होंने। अब जो परंपरागत पहले जो नाम दिए जाते थे, जैसे जो मेल लोग हैं उनको महाशय हिंदी का वर्ड है, और ये उनका पॉपुलर वर्ड था मोन्स्यूर, और महिलाओं को मदाम कहा जाता था। अब इसके स्थान पर ये चीज़ें भी इन्होंने बदल दी, क्योंकि वो उनका कुछ रखना ही नहीं चाहते थे। फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सीतोयन, पुरुषों को सीतोयन यानी कि नागरिक, और महिलाओं को सीतोयीन यानी नागरिका के नाम से अब संबोधित किया जाने लगा, क्योंकि जो ज़्यादातर भेदभाव थे वे समाप्त कर दिए गए थे। तो सीतोयेन और सीतोयीन, नागरिक और नागरिका, इस वर्ड से संबोधित किया जाने लगा। अब दोबारा सत्ता परिवर्तन या समय परिवर्तित हो गया और 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को ही दोषी ठहरा दिया गया, और इसको भी उसी मशीन पर जो इसने बनवाई थी, गिलोटिन नामक मशीन, उसी पर इसका धड़ भी अलग, सिर भी अलग कर दिया गया धड़ से। उसने 7 फरवरी 94 को एक अखबार में
एक अपना भाषण भी छपवाया था। ला मोनिटेर यूनिवर्स अखबार था। रोबेस्पियर ने क्या लिखा था कि गणतंत्र के जो अंदरूनी या घरेलू और बाहरी शत्रु हैं उनका विनाश करना आवश्यक है, और यदि पितृभूमि की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है तो ऐसा किया भी जा सकता था। मतलब सख्त किस्म का आदमी था। वो मानता था कि यदि गणतंत्र के लिए कोई खतरा बन रहा है, चाहे वो दुश्मन आंतरिक हो या बाहरी, उसका विनाश करना आवश्यक है। बाद में इसे गिलोटिन मशीन पर लगा दिया गया। एक क्रांतिकारी पत्रकार और था, कैमिल डेसमोलिन्स। 1793 में जब आतंकी राज जैसा माहौल चल रहा था तो उसमें इसको भी फांसी दे दी गई, क्योंकि जो पत्रकार खिलाफ बोलते थे तो रोबेस्पियर की जो नीति थी वो काफ़ी सख्त थी, तो इसको भी फांसी दे दी गई। उसने अपना जो लेख लिखा या कुछ बातें विचार रखे वे कुछ इस तरह से थे कि वो कहता था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, मतलब बच्चे के समान है, और वे अपने दुश्मनों का भी सिर काट देना चाहते हैं, और उसकी राय में इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती या कोई बात नहीं है कि अपने जो विरोध कर रहा है आप उसी का सिर काट दे रहे हैं, ऐसा डेसमोलिन्स ने बोला था। अब जब जैकोबिन क्लब का भी या सरकार का भी पतन हो गया तो सत्ता अब मध्य वर्ग के पास आ गई, मिडिल क्लास के संपन्न तबका जिसके पास पावर या पैसा था उसके पास आ गई है। तो उसने क्या किया, उसने अब अपना तरीके से शासन चलाना शुरू कर दिया, और जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसको वोटिंग राइट से बाहर कर दिया इन्होंने। और इस संविधान ने फिर 2 विधान परिषदें चुनी, और इन परिषदों से 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को अपॉइंट कर दिया। देखिए, पहले सत्ता मध्य वर्ग के पास आ गई है, जैकोबिन सरकार के बाद मध्यम वर्ग का संपन्न तबका था उसके पास सत्ता आ गया। उसने क्या किया, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है सबसे पहले उसको वोटिंग राइट से बाहर कर दिया, और 2 विधान परिषद चुनी गई, और इन परिषदों में से निकालकर 5 सदस्य चुने गए जो डेली रूटीन का कामकाज चला सकें, कार्यपालिका वाले लोग, और इनको नाम दिया गया डायरेक्टरी। आगे जाके देखेंगे इसके भी दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये देखिए, अब डायरेक्टरी में भी आपसी खींचतान शुरू हो गई है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गया है, और इसी बात ने अब नेपोलियन के उदय का मार्ग या रास्ता प्रशस्त कर दिया है। इसी की विफलता अब नेपोलियन के उदय के लिए उत्तरदायी बनी। महिलाओं के भी उस समय कई क्लब, तकरीबन 60 क्लब अस्तित्व में आए, और द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन, ये एक क्लब का नाम है, इनमें सबसे मशहूर क्लब था। इसकी प्रमुख मांग थी कि राजनीतिक जो अधिकार हैं वो महिलाओं को भी दिए जाए। आप देखेंगे कि वहाँ सिर्फ पुरुषों का अधिकार दिया गया था संविधान बनने के बाद भी। बहुत आगे जाके एट लास्ट में 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट जाकर मिल पाया, बहुत आगे जाकर। एक ऐसी क्रांतिकारी महिला थी ओलेपो दे गूज। उसने क्या किया, 1791 में उसने भी एक महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था। काफ़ी पढ़ी लिखी महिला थी, और इसने ये महारानी को भी भेजा और असेंबली को भी। लेकिन जैकोबिन सरकार ने क्या किया, अपनी आलोचना करने के जुर्म में 1793 में इस अलेपो दे गुंज को भी फांसी दे दी। आगे चलते हैं। जैकोबिन एक राजनीतिक था सोमेत नाम का। जैकोबिनों में एक सोमेत नाम का आदमी था। उसने क्या कहा, वो महिलाओं के जो क्लब थे या अधिकार थे उनके खिलाफ था। उसने कहा कि महिलाओं को जो प्रकृति ने कार्य दिए हैं, जैसे घरेलू कार्य, गृहस्थी है या स्तनपान है, ये प्रकृति ने उनको सौंपे हैं, और पुरुषों के काम जो है शिकार, कृषि, राजनीति, ये काम पुरुषों के हैं। तो महिलाओं के जो क्लब हैं उनको बंद करने के लिए उसने काफ़ी ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, और वो इस बात को उचित मानता था कि महिलाएं वही काम करें जो उसकी नज़र में प्रकृति ने उनको दिए। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत जैकोबिन सरकार की प्रमुख उपलब्धि थी। फ्रांसीसी उपनिवेश आगे आप पढ़ेंगे, कई जगह उन्होंने उपनिवेश बना रखे थे, अपना कब्जा कर रखा था। वहाँ दास प्रथा का जैकोबिन शासन में अंत कर दिया गया था, और ये उनका जैकोबिनों का प्रमुख सुधार था। ये देखिए, यहाँ ये उपनिवेश थे, कैरेबियन उपनिवेश है, मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो। सेंट डोमिंगो अब यदि वेस्ट इंडीज़ के आसपास का इलाका है, उसी के आसपास ये कैरेबियन उपनिवेश हैं। यहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश बोले जाते हैं। यहाँ से तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के ये जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं कैरिबियन, ये इन चीज़ों के आपूर्ति करता थे, सप्लायर थे।
जैसे अंग्रेज भारत से कपास, नील, रेशम वगैरह ले जाते थे, तो ब्रिटिश के लिए या ब्रिटेन के लिए भारत एक आपूर्ति करता था। वैसे ही फ्रांसीसी उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के आपूर्ति करता थे। आगे चलते हैं। एक बार मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं इस पूरी एनसीईआरटी को यहाँ कवर कराऊँगा, और इसके बाद जैसा कि आप रिस्पॉन्स देंगे या मैसेज करेंगे उसके हिसाब से फिर मैं अगली बुक पर ये जो नोट्स बनाए गए हैं इनको प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करवा कर यहीं इसी चैनल पर आपको अवेलेबल करा दूँगा। आगे क्या कहा इसने, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, ये देखिए ट्राइंगल बन गया अब फिर से। और ये कैसा ट्राइंगल है, ये दास प्रथा या दास व्यापार का ट्राइंगल है। ये दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक ट्राइंगल बन गया था। कैसे, फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे अनांते नामक बंदरगाह से क्या करते, यहाँ से जहाज़ ले जाते और सीधा अफ्रीकी तट पर पहुँचते। इस बंदरगाह से जहाज़ लिए फ्रांसीसी सौदागर और अफ्रीकी तट पर पहुँच जाते थे। यहाँ या क्या करते, अफ्रीकी तट पर अफ्रीकी गुलामों को खरीदते, यानी कि दासों को खरीदते, और दास व्यापार शुरू कर दिया था उन्होंने। यहाँ से खरीद करते और फिर अटलांटिक पार कर कर 3 महीने की यात्रा के बाद एक देश, ये जो उपनिवेश बनाए गए थे कैरिबियन देश, वहाँ इन गुलामों को पहुँचा देते और इनसे फिर मजदूरी या बंधुआ मजदूरी कराई जाती। तो फ्रांसीसी सौदागर पहले बोर्दे अनवंते बंदरगाह से अफ्रीकी तट जाते, अफ्रीकी तट से यहाँ दास खरीदते, उसके बाद इन दासों को जहाज़ों में ही, पानी के जहाज़ों में अटलांटिक पार करके 3 महीने की यात्रा के बाद कैरिबियन देश पहुंचा दिया जाता और दास प्रथा में लगा दिया जाता इनको। 1794 में कन्वेंशन ने ऊपर बताया था कि उसका नाम बदल कर कन्वेंशन कर दिया गया था, जो अब फ्रांस में राजकाज चला रही थी। तो उसने सभी फ्रांसीसी उपनिवेश, जितने भी उनके अधीन उपनिवेश आते थे, वहाँ सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से ये कानून सिर्फ 10 वर्ष तक लागू रहा, क्योंकि जब नेपोलियन ने जब सत्ता हासिल कर ली थी तो इस प्रथा को दोबारा उसने शुरू कर दिया। लास्ट रूप में जाके अंतिम रूप में 1848 में, ये देखिए काफ़ी समय हो गया इन बातों को, फिर 1794 में बैन किया गया था, लेकिन 10 वर्ष बाद ही दोबारा चालू कर दी गई। तो 1848 में जाकर इन उपनिवेशों से दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ। नीग्रो जो शब्द है वो किस रूप में प्रयोग करते थे, जो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के साउथ में रहने वाले लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग, ये नस्ली भेदभाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द थे। 1789 में सबसे महत्वपूर्ण कानून जो बास्तिल के किले के बाद, विध्वंस के बाद अस्तित्व में आया था, वो था सेंसरशिप की समाप्ति। कि जो पत्र पत्रिका या लेख वगैरह या अपनी बात कहने पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वे बास्तिल विध्वंस के बाद अब सेंसरशिप समाप्त कर दी गई थी, लोग अपनी बात रख सकते थे। 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन ने अब सत्ता पर कब्जा कर लिया और फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यानी जो व्यवस्था बोर्बो वंश के अंत के बाद कुछ अस्थायी व्यवस्था बनी, उससे भी लोग तंग आ चुके थे और अब नेपोलियन ने सत्ता हासिल कर ली। निजी संपत्ति के कानून, सुरक्षा के कानून, डेसिमल जो पद्धति थी उस पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली नेपोलियन ने शुरू कर दी। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार होगी, और एक चित्र भी दिखाया गया था एनसीईआरटी में कि वो अल्पस पर्वत श्रेणी है, उसको पार करता हुआ उसको दिखाया गया था जब वो सत्ता के शिखर पर था। सुशोभन सरकार ने अपनी एक रचना लिखी थी, नोट्स ऑन द बंगाल रेनेसा। तो उसमें उसने ये बताया था कि कौन कौन लोग क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होने वाले लोगों में थे। तो राजा राम मोहन राय पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति और जुलाई क्रांति का। टीपू सुल्तान भी काफ़ी प्रभावित थे। आपने आगे जाकर हिस्ट्री के छात्र रहे हैं, तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों की बजाय फ्रांसीसियों से अपनी नज़दीकी बढ़ाई थी और अपनी सेना को भी फ्रांसीसी मेथड से प्रशिक्षित किया था। राजा राम मोहन राय ने केप टाउन में, ये केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, बहुत ही पॉपुलर शहर है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, उसमें क्रांतिकारियों के तिरंगे झंडे लगे युद्ध पोत देखने की भी जिद की थी। ऐसा सुशोभन सरकार ने अपनी इस रचना में बताया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1774 मैंने बताया था, 20 वर्षीय लुइस
लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। निरंकुश राजा था, तानाशाह था। सरकारी खजाना जो है खाली हो चुका था, क्योंकि फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और समाज में असंतोष, इसकी जगह लिखेंगे आप, असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा था। क्योंकि टैक्स तो दिया जा रहा था, लोगों के पास ना साधन सुविधाएं थी, ना खाने के लिए पर्याप्त अनाज बचता था, और तृतीय स्टेट को ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग कोई टैक्स नहीं देता था, ना कोई कार्य करता था। 1789 में स्टेटस जनरल का आह्वान किया गया था, और तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। फिर बास्तिल पर हमला किया जाता था, वो डेट भी मैंने ऊपर आपको बताई थी। और गांव देहात में भी किसानों ने ग्रामीण किलों में आक्रमण कर दिया और विद्रोह कर दिया। 1791 में फ्रांस की सम्राट जो राजा था, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए या रोक लगाने के लिए सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1791 के ईयर आप याद रखेंगे, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उनको मूलभूत अधिकार मनुष्यों को प्रदान कर दिए, सम्राट की शक्ति में बिल्कुल कटौती कर दी गई। 1792-93 में फ्रांस एक गणराज्य घोषित किया जाता है, राजा को मार दिया जाता है, और जैकोबिन गणराज्य का भी धीरे धीरे फिर पतन हो जाता है। फिर फ्रांस पर डायरेक्टरी का मैंने आपको बताया था शासन हो जाता है। 1804 में अंतिम रूप से सत्ता, फ्रांस की सत्ता जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में लग जाती है, और वो यूरोप के विशाल भूभाग पर अपना कब्जा कर लेता है। काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। 1815 में अंततः वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार हो जाती है। तो यहाँ तक का पोर्शन आप फ्रांसीसी क्रांति, उम्मीद है मैं अच्छे से बता पाया हूँ। अगले वीडियो में इसके जैसे रूस की क्रांति है, या हिटलर के नाजीवाद और फिर फासीवाद के बारे में है, उनके बारे में चर्चा अगले कुछ वीडियो में करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होने वाली। एनसीईआरटी का मैं अपनी तरफ से ये कह सकता हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिमाग एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करता है, और जो बातें आपने यहाँ ध्यान से सुनी हैं, देखी हैं, तो वे बातें आपको याद आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब समाप्ति की तरफ ले जाना चाहूँगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि 10-15 मिनट में मैं इस पार्ट को कवर कर जाता। छोटी वीडियो देखना लोग भी ज़्यादा पसंद करते, समय भी कम लगता, लेकिन वो फिर क्वालिटी और कंटेंट से समझौता करने वाली बात हो जाती, जो बिल्कुल आसान काम है, और आसान काम मैं करता नहीं। आपको गलत गाइड करने का बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आप बेशक वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो जल्दी जल्दी में 10 मिनट में, 15 मिनट में, ये फ्रांस की क्रांति लीजिए, ये रूस की क्रांति लीजिए, ये नोट्स लीजिए, PDF लीजिए, वो काम मेरे से नहीं होगा। मैं जिस हिसाब से करा रहा हूँ, मैं उसी हिसाब से करा रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने किया था। और नंबरों की जो लिस्ट है वो भी मैंने इसी वजह से आपको दिखाई थी कि आपका कुछ भरोसा जमे। तो मैं कुछ अपनी लिखी हुई कुछ पंक्तियों से इसको समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो में मैं रूस की क्रांति का जो पार्ट है उसको लेकर आऊँगा धीरे धीरे, फिर इसको सारी एनसीईआरटी को कवर करा दूंगा मैं। तो ये जो बातें लिखी गई थी ये कुछ इस तरह से थी कि त्यागना है तो वहम को त्यागिए, अहम को नहीं। त्यागना है तो वहम को त्यागिए, अहम को नहीं। और छोड़ना है तो शर्म को छोड़िए, कर्म को नहीं। धन्यवाद।